यस यस सर। सर। यस सर। अब मैं सबसे पहला, देखो हमारा मिसिंग लिंक में एग्जाम्पल है और सब एग्जाम्पल इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे सबसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मिसिंग लिंक में सबसे पहले आता है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि नहीं आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, बहुत बार आया है। तो आपने सबने पढ़ रखा होगा ना, पढ़ रखा है ना? यस आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका क्या है ये? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड देखो, नोट करो पहले। इट लिव्ड इन जुरासिक टाइम पीरियड, है ना, द गोल्डन एरा ऑफ जिम्नोस्पर्म। इट लिव्ड इन जुरासिक टाइम पीरियड। तो कब पाई जाती थी? जुरासिक में। इट लिव्ड इन जुरासिक टाइम पीरियड about 180 million, about 180 million years ago, about 180 million years ago. Full stop. It shows the characteristic of, it shows the characteristic of reptiles and bird both. It shows the characteristic of reptiles and bird both. तो ये कनेक्ट, ये मिसिंग लिंक है किसके किसके बीच की? रेप्टाइल और बर्ड। देखो ये एक चिड़िया थी, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका जिसको हम लोग कहते हैं, और एक कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल और बर्ड के बीच। और ये चीज बताती है कि रेप्टाइल्स से ही एप्स का एवोल्यूशन हुआ है, इस बात का एक प्रूफ है। और सबसे ज्यादा जो वैलिड प्रूफ माने जाते हैं, वो हम लोग लास्ट क्लास में भी एक बार बात कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो वैलिड प्रूफ माने जाते हैं वो यही माने जाते हैं। कौन? जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ये एक नीचे पेड़ दिखाई दे रहा है जिसमें बैठा, कोई बता सकता है कि कौन सा पेड़ है, कौन सा प्लांट है? हर्षित बता सकते हो? मैं पढ़ा चुका हूं, ये गारंटी मेरी, पक्का मैं तो पढ़ा चुका हूं 11th में। और कौन बताएगा? अलीना, कौन सा प्लांट है? मैं बता दे रहा हूँ, जिम्नोस्पर्म। चलो सर ये ब्रायोफाइलम लग रहा है। हाँ सर ये वो लिविंग फॉसिल है। हाँ हाँ, लिविंग, वेरी गुड, लिविंग सर फॉसिल इसी को गिंगो बोलते हैं। बाइलोवा। अरे क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट। गिंगो बाइलोबा है, लिविंग फॉसिल है। ठीक है, तो देखो इसीलिए तो तब से लेकर के अभी तक ऐसा माना जाता है कि आर्कियोप्टेरिक्स वो चिड़िया थी जो गिंगो बाइलोबा के प्लांट्स में बैठा करती थी, और गिंगो बाइलोबा में आज तक कोई चेंज नहीं आया, तब से लेकर के अभी तक कोई चेंजेस नहीं आया, है ना। अब देखो इसमें क्या है, इसके चोंच तो है, बीक है, वो एव का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसमें बीक में टूथ भी निकले हुए हैं, ये रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक। विंग्स तो हैं, फोर लिंग विंग में कन्वर्ट हो गए, लेकिन फोर लिंग में अगले पार्ट में क्लॉज है, और क्लॉज में क्या है? नेल्स है। ठीक है, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक। टेल तो है, तो टेल में ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये विंग्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो एप्स का कैरेक्टर, लेकिन ये जो टेल है, टेल में वर्टिब्री मौजूद, ये रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक। तो इसलिए दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इस बर्ड में पाए जाते हैं। चलो नोट करो, हम नोट किए एवियन कैरेक्टरिस्टिक, है ना, एवियन कैरेक्टरिस्टिक। अब एप्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई थी, ये भी क्वेश्चन पूछे, एवियन कैरेक्टरिस्टिक। इट पॉजेस फेदर, इट पॉजेस फेदर, कॉमा, बर्ड लाइक, बर्ड लाइक, ये देखो, राउंड क्रेनियम, बर्ड लाइक राउंड क्रेनियम, क्रेनियम हंडी राउंड, राउंड क्रेनियम, कॉमा, और बर्ड के कैरेक्टरिस्टिक है फ्यूज्ड बोन्स, फ्यूज्ड बोन्स,
comma, jaws modified into beak, jaws modified into beak, comma, forelimb modified into wings, comma, three finger, four toes, three finger, four toes, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक। अब रेप्टाइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक, it had teeth in jaw, it had teeth in jaw, comma, claws on three finger, claws on three finger, comma, a long tail with vertebrae, ठीक है, फुल स्टॉप। वन लास्ट पॉइंट नोट करेंगे, it is often called lizard bird, it is often called lizard bird, फुल स्टॉप। इसी में लिखेंगे, it suggests the path of evolution of bird, it suggests the path of evolution of bird from reptiles, ठीक भाई। तो पहला हमारा हो गया क्या? आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब दूसरा आ जाते हैं। दूसरी हमारी मिसिंग लिंक है, सेकंड मिसिंग लिंक है, क्योंकि इनके नाम अलग अलग है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, इक्थियोस्टेगा, इक्थियोस्टेगा, इक्थियो जो स्टेगा है ना, ये ये किसके बीच का मिसिंग लिंक है? फिशेस और एम्फीबियन के बीच का। नोट करो, fossil is date back to late Devonian, fossil is date back to late Devonian and The fossil is date back, fossil is date back to late Devonian and Carboniferous period, Carboniferous and Carboniferous period, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच का वो मैं दिखा ही चुका हूं, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योस्टेगा है क्या चीज, बला को कहते हैं क्यों है क्योस्टेगा, किधर है, अरे ये रहा, है ना, ये एक थियोस्टेगा है। तो ये दोनों के बीच का है ना, इसका नाम याद रखना, ठीक है। और एक और है, एक थियोस्टेगा था, लाइक्योनैप्स, मैं लिख देता हूँ। थर्ड है LYCAENOPS, ठीक है, लाइक्योनैप्स, है ना। it is considered the missing link between, it is considered the missing link between reptiles and mammals,
रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। देखता हूँ लाइकोपॉन्स होता है तो ये भी आपको दिखाता हूँ। तो ये हाँ ये होगा मेरे पास, रेप्टाइल और मैमल के बीच का है, ठीक है, रेप्टाइल और मैमल्स के बीच, इनके भी देखो दर्शन कराता हूँ आपको। ये सब इमेजिनरी डायग्राम है जो कि फॉसिल्स को देख करके क्रिएट किए गए कि शायद ऐसा होता रहा होगा, एनिमेट किए गए, शायद ऐसा होता रहा होगा। हाँ ये ऐसा रहा होगा, तो कुछ थोड़ा थोड़ा शेर की तरह दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा ये। और इन्हीं पे आप देखते हो जो साइंस फिक्शन की मूवीज बनती हैं वो सब इन्हीं पे बनती हैं। फिक्शन मूवीज जो बनती है ना, जो एनिमल्स आपको अजीब अजीब तरह के दिखाई देते हैं वो सब इन्हीं से बनते हैं, उन्हीं साइंस फिक्शन में जो मूवीज में बनाते हैं। नेक्स्ट, अब प्लांट में सिर्फ एक ही है ना, तो ये लाइक्योनोप्स से होता है। तो लाइक्योनोप्स जो है ये मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच का। अब आ जाते हैं टेरिडोस्पर्म। टेरिडोस्पर्म एक्चुअली एक प्लांट है, टेरिडोस्पर्म। तो मैं आपको टेरिडोस्पर्म भी दिखा देता हूँ, वो भी है मेरे पास टेरिडोस्पर्म। तो ये देखो दिखने में दिख रहा है ना उसकी तरह, फर्न की तरह, है ना, लेकिन इसमें सीड पाए जाते हैं, तो ये दोनों के बीच तो नोट करेंगे। फोर्थ वन इज टेरिडोस्पर्म। टेरिडोस्पर्म तो प्लांट की मिसिंग लिंक है। These are considered missing link between seed plant and these are considered the missing link between seed plant and ferns. Full stop. Pteridosperm had fern-like folioles. देखो फर्न के ऐसे लीव्स हैं, fern-like folioles and seed plant and seed. So fern-like fronds, fern-like fronds। बताया था ना फॉलियोज या फॉर्न, फॉलियोज मतलब लीफ होता है, फॉलियोज वर्ड का मतलब होता है लीफ, है ना। इन्हीं को हम लोग क्या बोला था, फ्रॉन्ड बोला था ना, याद है ना, फ्रॉन्ड 11th तुम लोगों ने पढ़ा था, फ्रॉन्ड होते हैं ड्रायोप्टेरिस में। दे हैव फर्न लाइक फॉलियोज एंड सीड। ठीक है, चलो तो ये हमारे हो गए मिसिंग। समझ आया मिसिंग लिंक। अब देखो एक और आपको चीज बताते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। आपको पता है एडेप्टिव रेडिएशन पता है क्या होता है? व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विन की बड़ी फेमस थ्योरी है एडेप्टिव रेडिएशन। नहीं पता? अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक चीज तो पढ़ाई थी ना, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ाया था ना, याद है? यस सर। अच्छा मुझे लगा कोई ये भी बोलेगा नहीं याद है। याद है ना सबको? Yes, ठीक sir. है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये वही चीज है ना। तो एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इसको बोलते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन को ही, ये तो मैं आपको अच्छे समझा चुका था कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। देखो इस बात को आप समझ लो, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये एडेप्टिव रेडिएशन की जो थ्योरी है ये आपके उसमें भी दे रखी है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये थ्योरी देने का जो क्रेडिट जाता है चार्ल्स डार्विन साहब को है ना। तो चार्ल्स डार्विन जो थे ना, ये बहुत रईस आदमी। डार्विन के पास अपना खुद का क्रूज लाइनर शिप था, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि वोवेज स्टार्ट किया, है ना। तो ये जो वोवेज स्टार्ट किए, तो वोवेज जिस शिप के साथ स्टार्ट किया वो इनका खुद का पर्सनल शिप था, उसका नाम था
HMS बीगल, है ना, तो इस शिप का नाम याद रखना। MHS बीगल के साथ इन्होंने वॉयज स्टार्ट किया, समुद्री यात्रा स्टार्ट किया। और ये इस थ्योरी को नोट करेंगे, दिस थ्योरी वाज फाउंडेड बाय डार्विन ड्यूरिंग हिज voyage in 1835. So ये लाइन रिपीट कर दीजिए प्लीज। This theory was founded by Darwin. This theory was founded by Darwin during his voyage. This theory was founded by Darwin during his voyage. During his voyage in 1835. He stated that animals of Galapagos Island, नाम सुना है? Yes, sir. The animals of Galapagos Island, resembles with the animals of South American mainland, which is 960 kilometer, away, which is 960 किलोमीटर अवे। अब देखो क्या था कि डार्विन ने जो अपनी थ्योरी लिखी है ना, उन्होंने जो अपनी बुक वगैरह लिखी वो सब इसी के दौरान लिखी, इसी अपनी जो ये इनकी जर्नी थी, इसी जर्नी में लिखी। तो एक्चुअली क्या है कि साउथ अमेरिका आपका कुछ इस तरह का कॉन्टिनेंट ऐसे दिखेगा। तो ये इस तरह के कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर गैलापागोस आइलैंड और ये साउथ अमेरिका मेनलैंड है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 960 किलोमीटर है। उसने देखा कि यहाँ के जो एनिमल है यहाँ के एनिमल से रिजेंबल करते हैं। उसने जो अपनी डिस्कवरी की, जो अपनी रिसर्च की, तो वो एक चिड़िया में की। उस बर्ड का नाम था फ्रिजेला और फ्रिजेला को ही बाद में डार्विन फिंचेस कहा, है ना। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ कि डार्विन फिंचेस क्या थी और डार्विन का एडेप्टिव रेडिएशन क्या है। हमें पता है कि एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब सिंपल सा सीधे से होता है डाइवर्जेंट। उसने बोला कि एक फिंचेस पाई जाती थी, एक फिंच नाम की एक फिंच पाई जाती थी और इन्हीं में एवोल्यूशन हुआ। और कैसे एवोल्यूशन हुआ? इनकी फीडिंग हैबिट की वजह से। उसने कहा कि आइलैंड के ये सब एनिमल मैच करते हैं किससे? जो बर्ड्स पाई जाती हैं साउथ अमेरिका में। तो उसने कहा लेकिन ये फिंचेस की बीक सबकी अलग अलग है, ऐसा रीजन क्या है? स्टडी करके उसने पाया कि जो ट्री फिंच है वो पेड़ में रहती है, नट्स वगैरह खाती है ना, फ्रूट्स वगैरह खाती है, तो उसकी बीक इस तरह की हो गई, है ना, उस अपने पर्टिकुलर फूड के लिए एडेप्टेड हो गई। दूसरी जो ट्री फिंच थी, है ना, उसने बोला कि ये देखो एक दूसरी ट्री फिंच है, ये दूसरी ट्री फिंच है, वो सेकंड तरह की जो सिर्फ फ्रूट खाती है, ये नट्स और फ्रूट दोनों खाती है। उसने कहा कि जो वुड पिकर है उसकी पेड़ में छेद करने के लिए इस तरह की बीक हो गई, है ना। उसने ये देखा कि वेबर जो है उसकी अलग फिंच है ना। और उसने कहा कि जो कैक्टस ग्राउंड फिंचेस जमीन पे रहती हैं, कैक्टस के बीच में रहती हैं, उनकी बीक और बॉडी अलग तरह की हो गई, ठीक है। लार्ज ग्राउंड फिंचेस, उसने कहा कि ये सब जो हैं ये यहीं से ओरिजिनेट हुई हैं, सीड ईटिंग ग्राउंड फिंच से। उसने कहा ये जितनी भी बर्ड्स फिंचेस ओरिजिनेट हुई हैं सब यहीं से ओरिजिनेट हुई हैं और यहाँ से इन अलग अलग बर्ड्स का जो फीडिंग हैबिट चेंज हुआ, उस फीडिंग हैबिट की वजह से इनका धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें नेचर चेंज होता गया और इनमें एवोल्यूशन होता गया और इतनी तरह की स्पीसीज बची। तो जब एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से अलग अलग तरह के एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को रेडिएटिंग एडेप्टेशन की वजह से रेडिएट आउट हुई अलग अलग स्पीसीज, है ना, इसी को रेडिएटिव एडेप्टेशन कहा जाता है और इसी को डाइवर्जेंट कहा जाता है। अब ये जो बर्ड थी, इन्हीं को बाद में, अब ये बर्ड कौन थी? ये बर्ड थी फ्रिंजेला, नाम था FRINGILLA। इस फ्रिंजेला को ही क्या कहा गया? इसको कहा गया डार्विन।
डार्विन फिंचेस, है ना, इन्हीं को डार्विन फिंचेस। क्लियर है? यस सर। नोट Yes, sir. कर लो, है ना, नोट कर लो। नोट करेंगे। He closely studied on Frizella. He closely studied on Frizella, which is now popularly known as Darwin finches. ठीक है? Found in Galapagos Island, differ primarily in body size, feather color, and bill shaped as and bill and bill shaped as adaptation of type of food available, and bill shaped as adaptation of type of food available. समझ आ गया? रेडिएटिव एडेप्टेशन। Yes, sir. ठीक है, एक रेडिएटिव एडेप्टेशन का और एग्जांपल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन। तो मार्सुपियन आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो एग-लेइंग मैमल्स पाए जाते हैं वो सब मार्सुपियंस ही होते हैं। तो उसने कहा कि ये जो मार्सुपियंस जितने बने हैं ये भी भाई साहब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से इनका फॉर्मेशन, और इन सब का मार्सुपियन का एक पेंगोलिन टाइप का एक इंसेक्ट ईटर पाया जाता था, उसी से इन सब का फॉर्मेशन हुआ अलग अलग तरह, है ना। तो एक चीज और नोट कर लो, एडेप्टिव रेडिएशन। सर आपने कहा कि मार्सुपियल एग ले करते हैं। हाँ, ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं, वो उसी मार्सुपियंस में ही आते हैं, ये सब मार्सुपियन है। और कैंगारू भी मार्सुपियन में आता है, ये वोम्बैट जो होता है भालू जैसे ये भी आता है, सब मार्सुपियंस में आता है। सर लेकिन वो तो बच्चा देता है ना सीधे, कौन? कंगारू। मैंने बोला कि वो मतलब वो भी इसी में आते हैं मार्सुपियंस में, ठीक है। तो एक्चुअली ओके। मैमल्स को फर्दर फिर डिवाइड किया गया ना, मैमिलिया को, है ना। यस, तो प्रोटोथीरिया, उसमें जो हाफ मेटाथीरिया। डेवलप्ड मैमल थे ना, पार्शियली डेवलप्ड, है ना, उनको रखा गया मार्सुपियंस में। अब मार्सुपियन में ही आते हैं कौन? एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। सर मेटाथीरिया ना। हाँ, मेटाथीरिया। तो नोट करेंगे क्या लिखा है मैंने, एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन is also shown by Australian marsupial mammals, full stop. A number of marsupials each different from other evolved from ancestral stock, ठीक है। But within Evolved. क्या लिखा? Each different from other evolved from an ancestral stock, but all within Australian continent, ठीक भाई। तो ये था हमारा क्या चीज, रेडिएटिव। समझ में आ गया ना? दोनों एग्जांपल याद रखना। यस। ठीक है, एक और बताओ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सबको क्लियर है ना? बता चुका हूं ना मैं?
कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? यस yes, ठीक है, बहुत बढ़िया। पैरेलल एवोल्यूशन पता है? पैरेलल एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन पता है क्या? अरे no sir. देखो पैरेलल एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन ये है कि मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको समझ आ जाएगी। ये एक कॉमन स्टॉक, क्या है? कॉमन एंसेस्टर है। इस कॉमन एंसेस्टर से दो अलग अलग लाइंस का फॉर्मेशन। कौन सी वो दो अलग अलग लाइन जिनका फॉर्मेशन होता है? तो ये एक कॉमन एंसेस्टर होता है। इसी कॉमन एंसेस्टर से, है ना, एक तो डेवलप हुआ, ये ए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो और ये बी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो, दोनों कॉमन एंसेस्टर से, लेकिन दोनों का हैबिटेट डिफरेंट है। ठीक है, तो एक डेवलप हुआ एशिया में और दूसरा हुआ कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो डिफरेंट प्लेस हो गया बट सेम एनवायरमेंट। दोनों को आपस में लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग डेवलप हुए, है ना, सेम एनवायरमेंट। इसकी वजह से इसमें क्या हुआ कि सिमिलर फीचर आ गए, सिमिलर करेक्टर। क्यों? एनवायरमेंट सेम रहा, जगह अलग अलग है, एनवायरमेंट सेम रहा और दूसरा क्या सेम रहा? एंसेस्टर सेम रहा, सिमिलर करेक्टर। सिमिलर करेक्टर, है ना, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गया। पहला वाला जो था, है ना, ये कौन है? ये है भाई साहब, मैं उसका नाम लिख देता हूं ना। पहले वाले का नाम है प्लेसेंटल वुल्फ, और दूसरा वाला कौन है? तस्मानियन वुल्फ। दोनों अलग अलग, तस्मानियन वुल्फ। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। ये पैरेलल एवोल्यूशन का एग्जाम्पल। पैरेलल एवोल्यूशन क्या होता है? एक कॉमन एंसेस्टर था, उस कॉमन एंसेस्टर, तो क्या हुआ, ऐसा माना जाता है, आपने पढ़ा होगा कि ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया किसी जमाने में ये इंडियन कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था और इसी का पार्ट था। फिर क्या हुआ, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए तो ऑस्ट्रेलिया नीचे चला गया और इंडिया ऊपर की तरफ आ गया। तो यहाँ पर जो एनिमल थे पहले एक ही रीजन में पाए जाते थे, फिर डिवाइड हो गए, तो ये इधर चला गया और इधर। तो दोनों जगह पाए जाने वाले जो एनिमल हैं, उन एनिमल में सिमिलरिटीज पाई जाएंगी, है ना। तो यही ऐसा ही हुआ है, कॉमन एंसेस्टर था, उसमें वुल्फ बने, एक वुल्फ यहाँ एक वुल्फ यहाँ, और दोनों की कंडीशन सेम होने की वजह से दोनों के आज भी कैरेक्टरिस्टिक सेम है। तो इस तरह से दोनों अलग अलग इवॉल्व हुए, एक एशिया में एक ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर भी दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। रीजन, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल एवोल्यूशन। क्लियर है सर? yes सेम, sir. हाँ हाँ बेटा। सर नेम सेम रख सकते थे? नहीं, वो तो अलग अलग इवॉल्व हुए ना, वो अलग है ये अलग है, हमको बाद में पता लगा ना कि दोनों एक ही जैसे हैं। अच्छा, ओके। और थोड़ा बड़ा तो डिफरेंस होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। नोट करो, इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ। नोट कर लिया? Yes, sir. नोट करो। पैरेलल एवोल्यूशन refers to, parallel evolution refers to independent development of similar characters, independent development of similar characters into animal group
of common ancestry, of common ancestry, living in similar habitat, living in similar habitat of different continent. Next point. Placental wolf and Tasmanian wolf placental wolf and Tasmanian wolf Tasmanian wolf are closely related, are closely related, found in, closely related, found in different continent, but different continent, but similar situation, different continent, but similar situation. ठीक, फुल स्टॉप। तो ये था भाई हमारा पैरालोकोस। समझ आ गया भाई? यस बहुत बढ़िया। अब देखो जो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ हेडिंग करो, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की थ्योरी में सबसे पहले आता है लामार्किज्म। लामार्किज्म प्योरली बेस्ड है क्या, एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, है ना, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अभी बताऊंगा। फिर आता है डार्विनिज्म। फिर आता है डेवेरीज म्यूटेशन थ्योरी। फिर आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो पहले समझते हैं लैमार्किज्म, है ना। तो चार थ्योरीज हैं जो एवोल्यूशन की थ्योरी है जिनको हम फॉलो करते हैं, है ना। तो पहले लैमार्क की बात समझी जाए और डार्विन की, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें जल्दी समझ में आता है ना। तो मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ, मैं आपको कोई लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स आपको नोट करा दूंगा क्या इनकी थ्योरीज के मेन फीचर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए। तो पहले वाली फर्स्ट हेडिंग है Lamarck's theory of the inheritance of acquired characters. Acquired. Lamarck's theory of inheritance of acquired characters, ठीक है। तो लैमार्क की जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये है क्या, समझते जाइए बात को। लैमार्क ने कहा, मेरी बात को बहुत गौर से समझना, है ना, ध्यान समझना मेरी बात को। लैमार्क ने कहा कि देखो होता क्या है कि जब कभी भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है ना, तो जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है
उस चेंज को में एडजस्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने अंदर कुछ नए कैरेक्टर डेवलप करते हैं और फिर वो कैरेक्टर उसके अंदर इम्बाइब हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं और अगली जनरेशन में वो कैरेक्टर चले जाते हैं। धीरे धीरे वो कैरेक्टर अगली जनरेशन में और जनरेशन में और जनरेशन में जाते जाते और ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और एक नई स्पीसीज का एवोल्यूशन। ठीक है, अब वो कैरेक्टर कैसे कैसे डेवलप हो सकता है, ये बात समझते हैं। देखो, तो दोनों को पहले समझते हैं, डार्विन को, लैमार्क को, दोनों का कंपैरिजन समझते हैं, तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा कि दोनों की कहानी क्या है, कि दोनों में बहुत थोड़ा डिफरेंस है। मैं आपको एक डायग्राम, एक मिनट रुकना जरा। चलो मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अब दोनों आपको एक ही जैसे दिखाई दे रहे होंगे। देखो, पहले ऊपर लैमार्क पे आऊं, है ना। लैमार्क क्या कहता है? लैमार्क ये कहता है कि पहले जो जिराफ पाए जाते थे, जो एंसेस्ट्रल जिराफ थे, उनकी गर्दन छोटी हुई। अब हुआ क्या, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, और आपको जब ना समझ में आया तो हम उसको, हुआ क्या कि उसने कहा कि एनवायरनमेंट में चेंज आया। क्या चेंज आया? वाटर की स्कैरसिटी हो गई, जिसकी वजह से जमीन की घास खत्म हो गई और लैंड का डिजर्टिफिकेशन होने लगा और सिर्फ ग्रीनरी ट्रीज में बची। तो उसने कहा जो नया चेंज आया इसको बोलते हैं न्यू फीड। तो जो नया चेंज आया, एनवायरनमेंट में पानी की कमी होना, वो न्यू फीड। ठीक है, अब क्या हुआ, जब नीचे की घास खत्म हो गई तो जो जिराफ थे, जो छोटी, जिनकी गर्दन जिनकी छोटी होती थी, ये जेब्रा की तरह थे, ये धीरे धीरे इन्होंने ऊपर की तरफ गर्दन अपनी खींचना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ऊपर के पेड़ों की पत्तियों को चर सके, है ना। तो अब इसने क्या किया कि ये एक्विशिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर। तो इसने कहा कि इन्होंने क्या किया, एक नया कैरेक्टर डेवलप कर दिया। क्या? गर्दन लंबी होने लगे। इस तरह से धीरे धीरे एक जनरेशन में जिराफ की थोड़ी गर्दन बढ़ी, उसके बाद इनके बच्चे हुए, उनकी गर्दन और लंबी हुई, इनके बच्चे हुए, उनकी गर्दन और लंबी हुई, और फाइनली बहुत सारी जनरेशन के बाद आज की डेट में जो जिराफ है, इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। ये धीरे धीरे अपने यूज ऑफ, और इस तरह से क्या होता है, बहुत सारी जनरेशन के बाद जो ये वाली इनकी गर्दन थी और इनके एंसेस्टर जो थे, उनमें इनमें जमीन आसमान का फर्क हो गया, बहुत डिफरेंस हो गया, और इस तरह की न्यू स्पीसीज का क्रिएशन हो गया। समझ आया लैमार्किज्म क्या? यस सर। यस सर। अब देखो, डार्विन कहता है नहीं, हम इस बात से एग्री नहीं है। डार्विन ने कहा नहीं, वैसा वैसा नहीं हुआ। उसने कहा कि देखो, ये बात सही है कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो, अब मैं डार्विन का भी मेन मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। उसने कहा कि सबसे पहले क्या हुआ कि ये बात सही है, एनवायरमेंट में चेंज हुआ। ठीक है, तो उसने कहा कि दो तरह के जिराफ पाए जाते थे, एक लंबी गर्दन वाले, एक छोटी गर्दन वाले, और एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे, उनको फूड नहीं मिल पाया और धीरे धीरे वो फूड की स्कैरिसिटी की वजह से मरते गए, तो छोटी वाले गायब हो गए। तो उसने कहा अब दोनों तरह के जिराफ को क्या करना पड़ा, स्ट्रगल, इसके लिए स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो उसने कहा कि दोनों ने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल किया। जो लंबी गर्दन वाले थे वो फिट थे, है ना, तो उसने क्या कहा कि वो क्या हो गए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो उसने कहा कि जो लंबी गर्दन वाले थे वो फिट थे, तो वो सर्वाइव कर गए, है ना। और इस तरह से उसने कहा कि जब सर्वाइव, जो फिट जो सर्वाइव हो गया, तो अब ये क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इस तरह के नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ और पुरानी स्पीसीज गायब हो गई,
है ना, समझ आया? यस सर। तो डार्विन ये कहीं भी ये नहीं बताता है कि लंबे वाले और छोटे वाले दोनों के एग्जिस्ट करते थे। वो यही कहता है कि दोनों एग्जिस्ट करते थे, उसका यही कहना है, दोनों एग्जिस्ट करते थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि ये छोटी वाली गर्दन वाले नहीं थे। समझ आया? यस सर। ठीक सर है, तो लेमार्क की जो थ्योरी थी वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है ना। वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, है ना, वरना आप देखो, इसका मतलब है कि हम आप पढ़ने लिखने का काम करते हैं, हमारे आपके हाथों की उंगलियां ज्यादा डेवलप हो जानी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो ऐसा कहाँ यस होता सर। है ना? नॉर्मल आदमी से हमारे आपके हाथों की उंगलियां ज्यादा डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, लैमार्क का देखो, लैमार्क के हिसाब से अगर माना जाए तो उसका ये है कि चिंपांजी अपने हाथ ज्यादा यूज करता है, उसके हाथ की मसल ज्यादा मजबूत होती हैं और ज्यादा वो होती हैं, और अगले जनरेशन में मसल्स मजबूत होती है। चलो ठीक है, तो साइंटिस्टों ने कहा कि भाई साहब एक आयरिस एल्क देखा है क्या? एक वो होता है, स्टैग होता है, 12 सिंगा होता है स्टैग, तो उसके क्या होते हैं, बड़े से सींग होते हैं और बहुत ऐसे चौड़े सींग होते हैं, देखा है आयरिस यस एल्क? सर। यस अब सर। तो साइंटिस्टों ने कहा कि भाई देखो आयरिस एल्क के सींग बड़े होते हैं, जब वो भागता है तो प्रीडेटर उसको खा जाते हैं, उन सींगों का कोई यूज नहीं, तो उसने कहा कि धीरे धीरे यूज खत्म हो जाना चाहिए। यस एक्विजिशन सर। ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में वो कहता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो बोला वो खत्म हो जाने चाहिए, पर वो सींग खत्म क्यों नहीं हुए? तो लैमार्क के पास इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो इस तरह से लैमार्क के क्रिटिसिज्म में लैमार्क पॉसिबल नहीं था। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, नोट करो, इसकी बुक का नाम भी पूछा हुआ है लैमार्किज्म का। हाँ, तो नोट करेंगे। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लैमार्क explained his theory in his book Philosophic Zoology Q। मैं लिख देता हूँ PHILOSPHIA, Philosophic, ZOOLOGIQUE, Philosophic Zoology Q, Philosophic Zoology Q in 1809। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, Lamarck's theory is based on three factor। Lamarck's theory is based on three factor। मैं लैमार्क के आपको फैक्टर लिखवा देता हूं, तो समझ लीजिए और याद रखना कि फैक्टर कौन कौन से, ये सब पूछा जाता है। अब लैमार्किज्म के तीन फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर है न्यू फीड। तो न्यू फीड वो कहता है, न्यू फीड क्या है, नोट कर लो, वेरिएशन इन एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेरिएशन इन एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रिएट अ न्यू नीड, नई जरूरत। वेरिएशन इन एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रिएट अ न्यू नीड, मैं शॉर्ट में लिखवाता जा रहा हूं, ठीक है ना? तो उसने कहा एनवायरमेंट में चेंज नई नई जरूरतें पैदा करता है। तो उसने कहा कि जब नीड पैदा होती है एनवायरमेंट की वजह से, तो क्या आता है, एक्विशिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा इसका फैक्टर है ACQUISION, तो उसने कहा कि एक्विशिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होता है, नए कैरेक्टर का एक्विशिएशन होता है। उसने कहा कि जो एक्विशिएशन ऑफ कैरेक्टर होता है, मतलब नए कैरेक्टर जो आ जाते हैं, वो तीन तरह से आ सकते हैं। एक्विशिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैन बी ऑफ थ्री वेज। पहला तरीका क्या होता है, इन्नेट टेंडेंसी। क्या बेवकूफी वाली बात है, देखो, इन्नेट टेंडेंसी, क्या आपको लगता है कि किसी आदमी को कुछ जरूरत हो और अपने अंदर अपनी इच्छा से कुछ पैदा कर सके? नो सर। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि लोग मुझे ज्यादा परेशान करते हैं, है ना, तो मुझे गुस्सा आता है, तो वोल्वरिन की तरह मेरे ना वो पैदा हो गए, क्लॉज निकला है। ऐसा हो सकता है क्या? नो नो सर। सर। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अगर लैमार्क की बात मानी जाए तो ऐसे ही होना चाहिए।
इनेट टेंडेंसी, तो वो गलत है ना। ठीक, समझते जाना, जहां ना समझ में आया मुझे बता देना, मैं नोट करा दूंगा। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी था इसका, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये भी गलत है। तो इसने क्या दिया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसने कहा कि अजगर जो होता ना, पाइथन, पाइथन बोला पहले रेप्टाइल था, वो छिपकली की तरह था, उसके बहुत सारे पैर थे और वो बरों में घुसने में और इधर उधर छिपने में वो दिक्कत पैदा करते, तो धीरे धीरे पाइथन में वो पैर गायब हो गए। इसीलिए पाइथन की जो वर्टिब्री है उसमें गर्डल्स पाए जाते हैं, है ना, पेल्विक गर्डल पाए जाते हैं। उसने ये बोला, तो शायद तो लोगों ने कहा कि भाई इसका मतलब आयरिस सेल की सींग गायब हो जानी चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ? तो लेमार के पास इसका यूज नहीं, वो नहीं था। तो एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बोला कि पहला इनेट टेंडेंसी से होते हैं, दूसरा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन से होते हैं, तीसरा उसने कहा इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, उसने कहा कि पहले न्यू फीड, नई आवश्यकताएं पैदा होती हैं, नई रिक्वायरमेंट पैदा होती हैं, फिर कैरेक्टर्स का एक्विजिशन हो जाता है, एंड व्हेन एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेक्स प्लेस, व्हाट हैपेंस, द थर्ड वन इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। सर तो सांपों के पैर गायब होने वाली जो थ्योरी है वो गलत है क्या? गलत है, ये तो लेमार्क ने कहा था ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। सर तो वो कभी होते ही नहीं थे पैर, या फिर उसका कोई और रीजन है? नहीं, होते ही नहीं थे। ऐसा नहीं हुआ कि यूज एंड डिसयूज की वजह से धीरे 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 जीन्स में जेनेटिकल चेंज हुआ और रेप्टाइल से ही बन गए होंगे, स्नेक्स बने होंगे। क्लियर है? यस सर। कैरेक्टर्स तो वो क्या? एक्वायर्ड कैरेक्टर तो ट्रांसफर नहीं होते ना वन जनरेशन से दूसरे। हाँ, जब एक्वायर्ड हो जाएंगे तो वो इनहेरिटेंस वो ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब जेनेटिकली जो एक्वायर्ड हो जाएंगे। वैसे एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की ट्रांसफर होती ही नहीं, कभी नहीं होती। हाँ यस। हाँ, एक्वायर्ड सही करो, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, वैसे एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की इनहेरिटेंस कभी नहीं होती। ठीक है, नोट करो, आखिरी में एक पॉइंट नोट करो, इन एवरी जनरेशन fresh characters are acquired. Full stop. With the result, after number of generation, the variation accumulate. With the result, after number of generation, variation accumulate. So with the result, after number of generation, variation accumulate. Variation accumulate to extent that the new species originate. उसने बोला कि इतने सारे कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन इकट्ठा हो जाते हैं कि आप 100 जनरेशन बाद देखोगे तो पहला वाला जो होगा वो 100वें वाले से बिल्कुल डिफरेंट होगा और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है भाई? लैमार्किज्म समझ में आ गया? यस सर। अब डार्विन की बात समझ लेते हैं, डार्विन क्या कह रहा है। तो डार्विन की बात तो हम लोगों ने समझ ली कि डार्विन क्या कह रहा है। डार्विन कह रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं होता, लैमार्क गलत बातें कह रहा है। तो अब डार्विन पे आ जाते हैं। तो डार्विन तो बहुत रईस टाइप का आदमी था, रिच मैन। तो सेकंड लिखिए, डार्विनिज्म। डार्विन का वो मतलब इन्फ्लुएंस था साइंस एरा में कि मैंने आपको बताया था कि डार्विन की वजह से वो इतना जिसका चार्म था चारों तरफ कि लोगों ने ये हमारे जो ये थे मेंडल साहब, उनको सुना ही नहीं, है ना, इग्नोर कर दिया। तो डार्विन का एक मतलब अपना एक टाइम था, एक फेज था जिसमें डार्विन का चार्म था, जैसे आइंस्टीन का चार्म था फिजिक्स में, वैसे डार्विन का अपना चार्म था। तो डार्विन, जबकि आप समझिए डार्विन ने अकेले थ्योरी नहीं दी थी, एक और साइंटिस्ट था वॉलेस, उसने भी थ्योरी दी थी और उसको डार्विन वॉलेस थ्योरी कहते हैं। लेकिन डार्विन का इतना चार्म था कि वॉलेस को लोग जानते हैं, जानते हो, बताओ वॉलेस को? नो सर। नहीं जानते ना, तो उन्होंने मिलकर थ्योरी दी थी। अब इसकी क्या है, डार्विनिज्म क्या है
थ्योरी ये ऑफ सर नेचुरल सुना सिलेक्शन। था इसमें। हाँ सर सुना है कि वो जो सेकंड नाम लिया छुप गया था उसका नाम डार्विन की वजह से। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसी तरह से देखो, जैसे एक वो है क्या बोलते हैं, दास कैपिटल एक बुक है, किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने। एक और आदमी, फ्रेडरिक एंगल्स। राइट। और फ्रेडरिक एंजल को कुछ नहीं, ढेला पर कुछ नहीं आता था। दो लोगों का नाम है। फ्रेडरिक एंजल ने सिर्फ बुक पब्लिश करने के लिए, उसके कार्ल मार्क्स के पास पैसे नहीं थे, पैसे दिए थे बस, और उसने अपना नाम छपवा लिया। तो नोट करो, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज अनाउंस्ड, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज अनाउंस्ड in July 1858. Was announced In July 1858. It was given by Charles. It was given by Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin and an English biologist, Alfred Russell, an English biologist, Alfred Russell Wallace. An English biologist, Alfred Russell Wallace. Full stop. Most of biologists call theory of natural selection the Darwin Wallace theory. Darwin Wallace theory. Which is often known as Darwinism. Which is often known as Darwinism. It was explained in his book on the origin of a species by means of natural selection. By means of natural selection. On the origin of a species by means of natural selection. ठीक है? तो इस बुक में डार्विन ने, दोनों की बुक आप याद रखिएगा, आप इसके फैक्टर लिख दीजिए कि डार्विन की थ्योरी के फैक्टर क्या क्या। मैं आपको समझाता जाता हूं, आप समझते जाइए। सबसे पहली बात क्या होती है, इसको डार्विन ये कहता है, मैं आगे आता हूं, आगे लिख देते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स। तो डार्विन 7 फैक्टर देता है, उसने 3 फैक्टर दिए थे। पहला वो कहता है कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो डार्विन ये कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज को इस अर्थ में डोमिनेट करवाना चाहता है, इसलिए वो नंबर ऑफ जितने मैक्सिमम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है ना। तो सबसे पहले वो कहता है कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन अनलिमिटेड पॉपुलेशन को कोई भी इकोलॉजी, कोई भी इकोसिस्टम उसको टॉलरेट नहीं कर सकता है। आपको भी पता है कि अनलिमिटेड पॉपुलेशन को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो पहले रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। अब लिमिटेड
environmental resources, limited environmental resources जैसे फूड और स्पेस, है ना, दो चीजों के लिए क्या होता है, लिमिटेड, है ना। तो इन दोनों चीजों के लिए क्या है, ये लिमिटेड है, तो इसलिए पॉपुलेशन अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं कर सकती कभी भी, किसी की भी पॉपुलेशन। तो लिमिटेड जो सोर्सेज रिसोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन को लिमिट करने का काम करते हैं। अब क्या होता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो क्या होगा, मारामारी होगी। यस सर। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, मेडिकल की सीटें लिमिटेड हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, व्हाट इज दैट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, हमारे आपके बीच में है। तो उसी को क्या बोलते हैं, तो उसने कहा कि स्ट्रगल कैसे कैसे हो सकता है, उसने कहा कि पहला स्ट्रगल हो सकता है इंट्रास्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक, दो अलग अलग स्पीसीज के, देखो पहले क्या हो गया, डियर बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन क्या है कि फूड और स्पेस लिमिटेड है, तो एक कम्युनिटी के डियर दूसरे कम्युनिटी के डियर को टॉलरेट हैं, उन्हीं को आपस में बीच में कॉम्पिटिशन, एक दूसरे को मारते हैं, जो पावरफुल होगा वो सर्वाइव करेगा और वीकर वाले को वो क्या करेंगे, पुश कर देंगे। ऐसे एरिया में जहां पे ग्रीनरी कम है वो उनमें से बहुत सारे जाकर के मर जाएंगे, किसकी, स्टारवेशन की वजह से। अब क्या होगा, इंट्रास्पेसिफिक तो हो गया, उसमें जीत गए। इंटरस्पेसिफिक अब क्या है, वहां पर प्रेडेटर भी मौजूद है और वहीं पे वाइल्ड बीस्ट भी रहते हैं। वाइल्ड बीस्ट इनको क्या, और उनके बीच में दोनों का फूड सेम है, दोनों ग्रास चरते हैं, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, दोनों के बीच में स्ट्रगल हो गया, है ना। और तीसरा क्या हो सकता है, स्ट्रगल किसके हो सकता है, एनवायरमेंटल स्ट्रगल, सूखा पड़ गया, एनवायरमेंटल स्ट्रगल। तो उसने कहा कि स्पीसीज के किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए तीसरा क्या होता है, तीन तरह के स्ट्रगल हो सकते हैं। फिर अब आते हैं चौथे नंबर पे, उसने कहा कि स्ट्रगल के बाद क्या होता है कि वेरिएशंस आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। तो उसने कहा कि जो सुपीरियर क्वालिटी के जो लोग सरवाइव करने वाले होते हैं वो अपने अंदर एनवायरमेंट चेंज एनवायरमेंट के साथ में अपने अंदर सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लेते हैं, है ना, धीरे 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 उनके अंदर वेरिएशन चेंजेस आने लगते हैं, है ना। तो जब चेंजेस आने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वेरिएशन होते हैं तो उनका क्या हो जाता है, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचर उनको क्या करती है, सेलेक्ट कर लेती है, नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जिसने अपने एनवायरमेंट में अपने आप को चेंज कर लिया वो क्या, नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए फिट रहता है, तो उसको नेचर सेलेक्ट कर लेती है। तो जो सर्वाइव, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, है ना। जो वेरिएशन अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएगा वो क्या करेगा, वो नेचर में फिट नहीं बैठेगा और उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, नेचर उसको रिजेक्ट कर देगी और वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन, उसने कहा कि जब नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, तो अब इसमें जो कैरेक्टर डेवलप हुए, है ना, यूजफुल कैरेक्टर डेवलप हुए, तो उनकी क्या होती, इनहेरिटेंस होती है। तो कहता है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। तो उसने कहा कि जो वेरिएशन यूजफुल होते हैं उनकी इनहेरिटेंस, और ये बहुत सारी जनरेशन के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू, इस तरह से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन। समझ आ गया भाई, यस सर। नोट कर लो। नीचे नोट कर लिया सबने, नीचे एक पॉइंट लिखो, नोट डार्विन्स इनहेरिटेबल कैरेक्टर, सॉरी डार्विन्स इनहेरिटेबल वेरिएशन, Darwin's inheritable variation included
even acquired characteristic. Darwin's inheritable variation included even acquired characteristic. In this respect, included even acquired characters. Acquired characteristic. In this respect, Darwin agreed with Lamarck. दोनों में एक सिमिलर पॉइंट. बोलो भाई लोगों, क्लियर है यहां तक? यस सर. ठीक है. Yes. ओके, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं. थ्योरी ऑफ ह्यूगो डे व्रीज, है ना? डे व्रीज म्यूटेशन थ्योरी. म्यूटेशन तो हम आप डिटेल में पढ़ चुके हैं ना, है ना? तो नोट करिए. Mutation theory was put forward by Dutch botanist. Mutation theory was put forward by Dutch botanist Hugo de Vries in 1901. है ना? अब इसकी थ्योरी क्या थी? नेक्स्ट पॉइंट. दिस सर एक बार नेम स्पेल कर दीजिए. अच्छा, इसकी नाम किसकी? यस सर. ह्यूगो डे VRIES ह्यूगो डे व्रीज. ह्यूगो डे व्रीज, है ना? ये वही है जिसने वो उसमें इवनिंग प्रिमरोज में ओइनोथेरा लैमार्कियाना में खोज किया था, है ना? इवनिंग प्रिमरोज जो इसको बोलते हैं, म्यूटेशन थ्योरी जो हमने पढ़ा था. नोट करो. This theory states that new species arise from. This theory states that new species arise from the pre-existing one in single generation. तो इसने कहा कि एक ही जनरेशन में नई स्पीसीज ओरिजिनेट हो सकती है अगर म्यूटेशन हो जाए. इन सिंगल जनरेशन बाय सडन अपीयरेंस ऑफ inheritable genetic variations called mutation. नेक्स्ट पॉइंट. सर यहाँ पे जो वर्ड जनरेशन है वो यहाँ पे डिफाइन कैसे हो रहा है? ईयर्स के हिसाब से या फिर स्पीशीज के हिसाब से? नहीं, मतलब जनरेशन का मतलब वो है एक पीढ़ी खत्म हो गई, दूसरी पीढ़ी आ गई. मतलब पेरेंटल में ग्रैंडफादर वाली जनरेशन गई, उनके सन्स आए, फिर फादर वाली जनरेशन आई, ऐसे जनरेशन. मतलब एक ऑर्गेनिज्म का मर जाना और दूसरे ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनेट हो, वो दूसरी जनरेशन आ गई. समझे? यस सर. तो नोट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डिवेरीज is a discontinuous and jerky process. अचानक से हो जाने वाला jerky process
rather than jerky process, rather than continuous and gradual process, which is defined by rather than continuous and gradual process, which is defined by Lamarck and Darwin. सॉल्टेशन पूछा गया था, व्हाट इज सॉल्टेशन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देयर इज अ जंप फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर. देयर इज अ जंप फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर and it is called saltation. It is called saltation. एक और बात लिख लो. सर ये इसका क्या मतलब है? इस सॉल्टेशन का मतलब देखो, जैसे समझो मेरी बात. जैसे सॉल्टेशन क्या है ना, कि मैंने बताया ना कि जैसे ये हर्षित है ना, मैंने बताया इसको ज्यादा किसी ने परेशान किया, इसके अंदर म्यूटेशन हो गया, फिर म्यूटेंट हो गया, वुल्वरीन की तरह इसके नाखून निकल आए. ठीक है, समझ गए. अब इसके अचानक से नाखून निकल आए. अब इसकी जनरेशन में पहले किसी को नेल्स नहीं थे, क्लॉज नहीं थे, इसके निकल आए. तो अचानक से क्या हुआ, इसके फोर फादर में किसी के पास था ही नहीं वो करेक्टर, इसके अंदर करेक्टर डेवलप हो गया, ये नई स्पीसीज हो गया. समझ गए. तो एक ही पीढ़ी के अंदर एक ही जनरेशन में अचानक से करेक्टर डेवलप हो गया म्यूटेशन की वजह से, जीन्स में चेंज होने की वजह से. तो अचानक से होने, हाँ, इसको उसने जर्की बचपन से होगा ना? बचपन से नहीं, अचानक से किसी भी स्टेज में म्यूटेशन, जेनेटिक्स में, डीएनए में चेंज हो गया और अचानक से, इसी को म्यूटेशन कहते हैं. वो पूरी सीरीज देखिए ना, एक्समैन वाली, है ना, यस म्यूटेंट कहते हैं, यही है, चेंज इन डीएनए. नॉन साइंस वाले लोग उसका मजा नहीं उठा सकते क्योंकि वो नहीं समझ सकते क्या हुआ, है ना. रियल में ऐसा नहीं होता ना. नहीं, रियल में ऐसा नहीं हो सकता है. ह्यूगो डे व्रीज जो कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल, बस ये पॉसिबिलिटी है. लेकिन अगर मैनिपुलेट किया जाए डीएनए में तो पॉसिबल हो सकता है. देखो मैंने आपको, जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था आजकल मैं साइंस टेक में एक चीज पढ़ा रहा था उस टाइम पे, डिजाइनर बेबी, है ना. यस सर. तो क्या है, मैनिपुलेशन तो किया जा रहा है. तो जीन्स का मैनिपुलेशन क्या है, म्यूटेशन ही तो है. यस सर. तो नए टाइप के बच्चे पैदा होंगे, वो नई स्पीसीज होगी कि नहीं होगी बताओ. यस सर. सुपर इंटेलिजेंट, सुपर स्मार्ट, सुपर पावरफुल, है ना, हर तरह से परफेक्ट, मतलब नॉट गॉड सो नेक्स्ट टू द गॉड, ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे. तो क्या होगा, वो सुपर स्पीसीज होगी. तो म्यूटेशन से ऐसा पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है. जो साइंस फिक्शन बनाए जाते हैं वो इसी बेसिस पे बनाए जाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. लेकिन अब पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ह्यूमंस आर नॉट द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म. किसी डिजीज को क्योर करने के लिए तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इंसानों पे, लेकिन बाकी आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. स्पीसीज चेंज करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, है ना. ठीक है, ओके. यस सर. सर कोई इंसान खुद फॉरवर्ड आए, सर कोई इंसान खुद फॉरवर्ड आए कि मुझ पे एक्सपेरिमेंट किया जाए तो पॉसिबल नहीं. लीगल है वो? तुमको लगता है, अच्छा एक बात तो, आज की डेट में गवर्नमेंट क्या तुमको अलाउ करती है कि तुम फांसी लगा लो, बोलो. नो सर. अगर गलती से बच गए, है ना, तो 6 महीने तक नॉन अवेलेबल वो है, इम्प्रिजनमेंट है. अगर तुमने कोशिश की, तुम नदी में कूदे और किसी डाइवर ने तुमको बचा लिया, तो पहली बात, अगर तुम गिर गए तो अलग बात है. अगर ये प्रूव हो गया कि तुम कूदे हो, लोगों ने कह दिया 10 लोग मैंने देखा है कूद रहा था, तो भाई साहब ये मानो कि तुमको सीधे पहले हॉस्पिटल फिर जेल, और जेल में 6 महीने कोई जमानत नहीं होगी. तो तुम सोचो कि एक्सपेरिमेंट, तुम अगर ये कहो कि तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए तो गवर्नमेंट अलाउ करेगी क्या? नो सर. रीजन ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है राइट टू लिव. तुम थे नहीं फंडामेंटल राइट जब मैं पढ़ा रहा था, राइट टू लिव. तो राइट टू लिव का वायलेशन होता है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं, और अक्रॉस द वर्ल्ड एक राइट है. ठीक है, तो ये थे हमारे कौन, ह्यूगो डे व्रीज साहब. आप नोट करो, प्रेजेंट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट.
ठीक है, इसी को कहा जाता है नियो डार्विनिज्म। ये क्या कहता है, नोट करो, प्रेजेंट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इज, present concept of evolution is elaboration of Darwin's theory, elaboration of Darwin's theory of natural selection. It is often called neo-Darwinism. It is often called neo-Darwinism. ठीक है, इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट को न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट is synthesis of Darwin and De Vries theory, दोनों को मिला दिया गया एक्चुअली, डार्विन एंड De Vries theory। फुल स्टॉप। दिस सिंथेटिक थ्योरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक थ्योरी। दिस सिंथेटिक थ्योरी was explained by a scientist। तो यार क्या होने लगा, एक मिनट रुकना जरा। सर डिवरीज ने कहीं ये स्टेट नहीं किया ना कि जो म्यूटेशन अगर हो रहा है उसका कॉज क्या है, इन्वायरमेंट है या कोई ना ह्यूमन मेड रीजन है। क्या क्या सिंपली ये क्या क्या चीज? सर ये डिवरीज ने कहीं ये नहीं बताया ना कि जो म्यूटेशन अगर हो रहा है उसका कॉज क्या हो सकता है। ना ना, उसने बताया, उसने कहा तो डिवरीज ने कि उसका कॉज क्या हो सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था म्यूटेशन में, अल्ट्रावायलेट एक्सपोज, याद आया, एक्सरेज, एजिंग, यस सर। अल्ट्रावायलेट, है ना, हो सकता है तो सब वो तो दे रखा है, एनवायरमेंट में चेंज हो जाना। ओके सर, आपने यहाँ पे लिखा है तो मतलब हाँ, यहाँ पे नहीं दे रखा। सिंथेटिक थ्योरी क्या है, आप देखो, इट वाज गिवन बाय जीएल सेबेटिन। मैं लिख देता हूँ जीएल, it was given by GL Sabatin। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, STEPPIN, Stebbin, GL Stebbin। In his book Process of Organic Evolution, हम इनकी बुक भी लिख लो, in his book Process of Organic Evolution, Process of Organic Evolution, Process of Organic Evolution, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर लिख लिया जाए, अब इसके क्या क्या उसने फैक्टर बताया कि कैसे किस किस बेसिस पे हो सकता है, इसके क्या क्या फैक्टर। तो इसके फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर है, द फर्स्ट फैक्टर, तो सबसे पहला फैक्टर क्या कहता है, जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन। जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन। इन पॉपुलेशन,
तो जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, बोला कि पॉपुलेशन में जीन्स में चेंज होता है, वेरिएशन होते हैं, है ना। अब वो कैसे होते हैं, नोट करो, एवोल्यूशन लिख लो। एवोल्यूशन अकर्स थ्रू accumulation of genetic variation over long time period, ठीक है। तो उसने कहा कि जेनेटिक वेरिएशन होते हैं पॉपुलेशन में, और जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं मतलब जीन्स में चेंज होते हैं, उनमें जो यूजफुल चेंज होते हैं, फिर वही बात, जो यूजफुल चेंज होते हैं उनका क्या होता है। तो ये बात तो इसने मान ली किसकी, डेवेरेज की, जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, फिर उनका क्या हो जाता है, उनका हो जाता है नेचुरल सिलेक्शन, उनका होता है नेचुरल सिलेक्शन, तो उनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। और जब उनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है तो इस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं स्पेशिएशन, स्पीसीज का क्रिएशन, तो नया टर्म यूज किया स्पेशिएशन, नई स्पीसीज का क्रिएशन हो जाता है, ठीक है। और ये स्पीसीज को, जो नई स्पीसीज बनती है, अगर ये आपस में रिप्रोड्यूस करते रहें तो धीरे 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 करके एक नई स्पीसीज बनती जाती है, और अगर ये दूसरे से रिप्रोड्यूस करने लगे तो जो नई स्पीसीज बनी होती है ये फिर से क्या होती है, फिर से मिक्स हो जाती है पुरानी वाली, है ना। इसलिए नई स्पीसीज के बने रहने के लिए, इसके एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जरूरी है। सर ये थर्ड पॉइंट से वापस रिपीट कर दीजिए, आपने जो बोला आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो क्या हुआ, समझो मेरी बात को। बहुत सारे डॉग रह रहे थे, है ना, बहुत सारे, मैं कहता हूँ कि बहुत सारे जर्मनी में डॉग्स पाए जाते हैं, जर्मन शेफर्ड्स। जर्मन शेफर्ड्स जो डॉग जर्मनी में पाया जाता है, मेनली वही ओरिजिन पॉइंट है। अब क्या हुआ, जर्मनी के क्लाइमेट में चेंज हो गया, तो चेंज होने से कुछ एक पर्टिकुलर डॉग्स थे, पर्टिकुलर जगह पे पाए जाने वाले डॉग्स थे, उनके जीन्स में चेंज हुआ, बाकियों के जीन्स में चेंज नहीं हुआ, तो उनके जीन्स में पॉजिटिव चेंज हुआ। और उस पॉजिटिव चेंज ने क्या किया कि उन स्पेशल टाइप के डॉग्स को, वो डॉग्स क्या सर्वाइव कर गए, बाकी कुछ बीमार हो गए, कुछ वीक हो गए, है ना, उनकी कैपेबिलिटीज खत्म हो गई, लेकिन पर्टिकुलर एरिया के जो डॉग्स थे उनमें वेरिएशन आ गया, जेनेटिक वेरिएशन है, जीन्स में चेंज आया, जो, और वो पॉजिटिव चेंज था, जिसकी वजह से वो चेंज्ड एटमॉस्फेयर में अपने आप को ज्यादा बेटर तरह से सर्वाइव कर पाए। अब क्या हुआ, नेचर में बाकी जो स्पीसीज होंगी वो धीरे धीरे डिजीज की वजह से, एफिशिएंसी कम होने की वजह से खत्म होती जाएंगी। ये स्पेशल टाइप के जो डॉग्स थे, इनका नेचुरल सिलेक्शन हो गया, नेचर ने इनको सिलेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, ये कई जनरेशन के बाद ये बाकी डॉग से डिफरेंट दिखने लगे, है ना, और ये क्या, एक नई स्पीसीज बन गए। लेकिन अगर ये डॉग आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये स्पीसीज बरकरार रहेगी, लेकिन अगर इन डॉग का रिप्रोडक्शन उन वाले डॉग से हो गया जिनमें डीएनए में चेंज नहीं हुआ, तो क्या हुआ, मतलब रिप्रोडक्टिव अगर आइसोलेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये इंटरमिक्स हो जाएंगे और नई स्पीसीज जो बनी वो फिर से इंटरमिक्स हो जाएगी। समझ आया? यस सर। ऐसा, तो इसीलिए नई स्पीसीज के कंटिन्यू रहने के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बहुत जरूरी है। क्लियर भाई? समझ आया? ये था हमारा क्या, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्लास में बताऊंगा, हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इक्वेशन से इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। हार्डी-वेनबर्ग लॉ एक आपको बताना है, और ह्यूमन एवोल्यूशन आपको पढ़ाना है। हार्डी-वेनबर्ग लॉ पढ़ाऊंगा, ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, ये दो चीजें पढ़ा करके नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर दूंगा। और हाँ, एक और है, वो बिस्टन ब्यूटेनेरिया वाला जो केस है वो आपको बताना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, उससे भी बहुत क्वेश्चन आता है, ह्यूमन एवोल्यूशन से तो क्वेश्चन आता है, ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे। बताएं किसी को किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम? बोलिए भाई, ऑल क्लियर? हाँ जी, आ गए? यस। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम, बाय। वेलकम बेटा, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।